हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। 11th क्लास का लेसन 2 पढ़ रहे थे जो है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता क्या है आपने ये पिछले वाले वीडियो में जाना था। स्वतंत्रता का आदर्श स्वरूप क्या है ये भी आप पढ़ चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता क्या है। स्वतंत्रता क्या है, किसे कहते हैं स्वतंत्रता, स्वतंत्रता क्या है, इस प्रश्न का उत्तर हम जानने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। स्वतंत्रता क्या है, इस प्रश्न का एक सीधा सपाट उत्तर यह भी है कि स्वतंत्रता व्यक्ति के बाह्य प्रतिबंधों पर अभाव, बाह्य प्रतिबंधों पर अभाव ही स्वतंत्रता है। इस परिभाषा के हिसाब से यदि किसी व्यक्ति पर बाहरी नियंत्रण या दबाव न हो तो वह बिना किसी पर निर्भर हुए निर्णय ले सके या स्वायत्त तरीके से व्यवहार कर सके तो वह व्यक्ति स्वतंत्र माना जा सकता है। हाँ, अगर किसी व्यक्ति पर बाहरी नियंत्रण या उस पर दबाव न हो तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र माना जा सकता है। हालांकि प्रतिबंधों का न होना स्वतंत्रता का केवल एक पहलू है। स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति योग्यता का विस्तार करना है और उसके अंदर संभावना का विकसित करना ही है। इस अर्थ में स्वतंत्रता वह स्थिति है जिसमें लोग अपनी रचनात्मकता और क्षमताओं का विकास कर सके। बाहरी प्रतिबंध जो है, बाहरी प्रतिबंधों का अभाव ऐसी परिस्थितियों का होना जिसमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सके। स्वतंत्रता के लिए ये दोनों पहलू महत्वपूर्ण हैं। स्वतंत्रता के लिए दोनों महत्वपूर्ण हैं। एक स्वतंत्र समाज वह समाज होगा जो अपने सदस्यों को न्यूनतम सामाजिक अवरोधों के साथ अपनी संभावनाओं को विकास करने में समर्थ बनाएगा। समाज में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस किस्म की सीमा और प्रतिबंध की पूर्ण अनुपस्थिति की उम्मीद नहीं करता है। ऐसे में यह तय करना जरूरी हो जाता है कि कौन से सामाजिक प्रतिबंध न्यायोचित है और कौन से नहीं, किस को स्वीकार किया जा सकता है और किस को हटाया जाना चाहिए। व्यक्ति और समाज के बीच बने केंद्रीय संबंधों को समझकर ही ये जाना जा सकता है कि ऐसे प्रतिबंध समाज में जरूरी है। जहाँ समाज का अर्थ समूह, समुदाय अथवा राज्य भी हो सकता है, इसके भीतर व्यक्ति मौजूद होता है। मतलब ये है कि हमें व्यक्ति और समाज के बीच में रिश्तों की पड़ताल करने की ज़रूरत है। ये देखना जरूरी होगा कि समाज का कौन सा लक्षण व्यक्ति को चयन करता है, निर्णय या काम करने की स्वतंत्रता देता है और कौन सा नहीं। हमें यह भी तय करने की ज़रूरत है कि कौन सा लक्षण वांछित है और कौन सा अवांछनीय है, इसको किस प्रकार दूर किया जाना चाहिए और किसको नहीं। हमें यह भी देखने की आवश्यकता है कि जो सिद्धांत हमें यह तय करने में इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा प्रतिबंध जरूरी है या उस सिद्धांत को व्यक्तिगत समूह तथा राष्ट्र के बीच के संबंधों पर लागू किया जा सकता है। तब भी हमने स्वतंत्रता को प्रतिबंधों के अभाव के रूप में परिभाषित किया है। स्वतंत्रता का अर्थ उन सामाजिक प्रतिबंधों को कम तर करना है जो हमारी स्वतंत्रता पूर्वक चयन करने की क्षमताओं पर रोक टोक करते हैं। हालांकि यह स्वतंत्रता का केवल एक पहलू है। दूसरे शब्दों में स्वतंत्रता का सकारात्मक पहलू भी है। स्वतंत्र होने के लिए समाज को उन बातों को विस्तार देना चाहिए जो व्यक्ति, समुदाय, समाज या राष्ट्र अपने भाग्य, दिशा और स्वरूप निर्धारण करने में समर्थ हो सकते हैं। इस अर्थ में स्वतंत्रता व्यक्ति की रचनाशीलता, संवेदनशीलता और क्षमताओं के भरपूर विकास को बढ़ावा देती है। यह विकास खेल, विज्ञान, कला, साहित्य, संगीत, अन्वेषण जैसी किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। स्वतंत्र समाज वह समाज होता है जिसमें व्यक्ति अपने हित संवर्धन प्रतिबंधों के बीच में समर्थ रहता है। स्वतंत्रता के लिए बहुमूल्य ये माना जाता है कि इसमें से हम निर्णय या चयन कर पाते हैं। स्वतंत्रता के कारण व्यक्ति अपने विवेक और निर्णय की शक्ति का प्रयोग कर पाता है। अब बात करते हैं प्रतिबंधों के स्रोत कौन कौन से होते हैं, प्रतिबंध किस प्रकार से लगाए जा सकते हैं, स्वतंत्रता पर प्रतिबंध किस प्रकार से लगाए जाएंगे।
व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध प्रभुत्व और बाहरी नियंत्रण पर लग सकते हैं। ये प्रतिबंध बलपूर्वक या सरकार द्वारा ऐसे कानून की मदद से लगाए जा सकते हैं जो शासक की ताकत का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे प्रतिनिधित्व उपनिवेशवादी शासकों ने या दक्षिणी अफ्रीका में रंगभेदी की व्यवस्था में लगाए गए थे। सरकार की कोई ना कोई ज़रूरत हो सकती है, लेकिन सरकार लोकतांत्रिक हो तो राज्य के नागरिकों का अपने शासकों पर कुछ नियंत्रण हो सकता है। इसलिए लोकतांत्रिक सरकार लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जरूरी माध्यम मानी जाती है। लेकिन स्वतंत्रता पर नियंत्रण, स्वतंत्रता पर प्रतिबंध सामाजिक असमानता के कारण भी हो सकते हैं, जैसे जाति व्यवस्था में होता है, और समाज में अत्यधिक आर्थिक असमानता के कारण भी स्वतंत्रता पर अंकुश लगाए जा सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस का एक कथन है, यही कथन है कि ऐसे प्रतिबंधों को दूर करने की जरूरत की ओर ध्यान दिलाता है। हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है? आखिर स्वतंत्रता पर प्रतिबंध क्यों लगाए जा सकते हैं? क्या बिना प्रतिबंधों के स्वतंत्रता नहीं रखी जा सकती? हम ऐसी दुनिया में नहीं रह सकते हैं जिस पर कोई प्रतिबंध ना हो। हमें कुछ प्रतिबंधों की जरूरत तो है ही, अन्यथा समाज अव्यवस्था की गर्त में पहुंच जाएगा। लोगों के बीच मतांतर होते हैं, उनकी महत्वाकांक्षाओं में टकराव हो सकता है, वे सीमित साधनों के लिए प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं। समाज में असहमति उभरने के कारण हो सकते हैं। कुछ लोग खुले संघर्ष के रूप में व्यक्त होते हैं। हम चारों ओर छोटे बड़े कारणों से लड़ने को तैयार हो जाते हैं। सड़क पर गाड़ी चलाते समय क्रोध, पार्किंग की जगह को लेकर झगड़ा करना, जमीन या मकान के लिए झगड़ा करना, किसी खास अभिनेता की फिल्म देखने को लेकर झगड़ा करना, ये सभी असहमति को दर्शाते हैं। तो ऐसे में प्रतिबंध लगाना आवश्यक हो जाता है। इसलिए हर समाज को हिंसा पर नियंत्रण और विवाद को निपटाने के लिए कोई ना कोई तरीका अपनाना जरूरी होता है। जब हम एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें और दूसरे के विचारों को थोपने के बजाय हम इसे समझने का प्रयास करें, तब हम वास्तविक रूप में स्वतंत्रता का सही उपयोग कर पाएंगे। आदर्श रूप में एक मुक्त समाज में ऐसे अपने विचारों को बनाए रखने, जीवन के अपने तरीके को विकसित करने की और उनकी इच्छाओं का पालन करने में समर्थ होना चाहिए। लेकिन ऐसे समाज के निर्माण के लिए कुछ भी प्रतिबंध की आवश्यकता कम से कम ये जरूरी होता है कि हम विचार, विश्वास, मतांतरों के अंतर को स्वीकार करें। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी प्रबल आस्थाओं के लिए ज़रूरी है कि हम उन सब का विरोध करें जो हमारे विचारकों को खारिज करती है या हमसे अलग राय रखते हैं। कुछ विचार या जीवन शैली अस्वीकार्य, अवांछनीय हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे कानूनी और राजनीतिक प्रतिबंध होने चाहिए जिनमें यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक समूह के विचारकों को दूसरे प्रकार के विचारों पर आरोपित नहीं किया जाए। बिना आपसी अंतरों पर चर्चा या वाद विवाद हो सकते हैं। बेहतर स्थिति में हमें किसी भी विचारक से एक रूप होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में हमें अपनी स्वतंत्रता को बचाने के लिए कानून के संरक्षण की ज़्यादा आवश्यकता होती है। हालांकि महत्वपूर्ण सवाल ये पहचानना है स्वतंत्रता पर कौन कौन से प्रतिबंध आवश्यक है, उचित है, कौन से नहीं है, कौन सी सत्ता औचित्यपूर्ण हम कह सकते हैं और कौन सी नहीं। क्या हम हमारे जीवन में ऐसे कार्य कर सकते हैं जिन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध न हो? बिल्कुल, यानी कि समाज में प्रतिबंध होना जरूरी है। बिना प्रतिबंध के समाज अवांछनीय, अकल्पनीय हो जाता है। अब हानि का सिद्धांत क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। इससे पहले उदारवाद को समझते हैं। उदारवाद क्या है? जब हम कहते हैं कि हमारे माता पिता बड़े उदार हैं, तो तब हम अक्सर कहना चाहते हैं कि वे बड़े सहनशील हैं। एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में उदारवाद को सहनशीलता के रूप के मूल्य के साथ जोड़कर देखा जाता है। उदारवादी चाहे किसी व्यक्ति से सहमत हो तब भी वे उनके विचार और विश्वास रखने और व्यक्त करने के अधिकार के पक्ष लेते हैं। लेकिन उदारवाद इतने भी उदार नहीं होते हैं।
जो एकमात्र आधुनिक विचारधारा है जो सहिष्णुता का समर्थन करती है। आधुनिक उदारवाद की विशेषता ये है कि इसमें केंद्र बिंदु व्यक्ति है। उदारवाद के लिए परिवार, समाज या समुदाय जैसी इकाइयों का अपने आप में कोई महत्व नहीं है। इसके लिए इन इकाइयों का महत्व तभी है जब व्यक्ति इनको, उदाहरण के लिए उदारवादी कहेंगे, किसी से विवाह करने का निर्णय व्यक्ति को लेना चाहिए, परिवार या समुदाय को नहीं। उदारवादी व्यक्ति स्वतंत्रता को समानता जैसे अन्य मूल्यों से अधिक वरीयता देते हैं। वे आमतौर पर राजनीतिक सत्ता को भी संदेह की दृष्टि से देखते हैं। ऐतिहासिक रूप में उदारवाद में मुक्त बाजार या राज्य की न्यूनतम भूमिका का निर्णय लेते हैं। हालांकि अब ये लोक कल्याणकारी राज्य की भूमिका को स्वीकार करते हैं। अब मानते हैं कि सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने के उपायों की जरूरत है। कहाँ गया? हानि का सिद्धांत। इस सवाल का असंतोषपूर्ण जवाब देने के लिए हमें प्रतिबंधों, सीमाओं आरोपित करने की अक्षमताओं और उसके परिणामों से जुड़े मुद्दे को देखना होगा। हमें एक और मुद्दे पर ध्यान देना आवश्यक होगा कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने निबंध ऑन लिबर्टी में महत्वपूर्ण प्रभावशाली तरीकों को उठाया है। राजनीतिक सिद्धांत के विमर्श में इस हानि का सिद्धांत कहा जाता है। मिल के इन कथन को उसी शब्दों के रूप में पढ़े हैं जिससे हमने समझने का प्रयास किया है। सिद्धांत यह है कि किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य आत्मरक्षा है। सभ्य समाज के लिए किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र लक्ष्य ही हानि का बचाव हो सकता है। मिल ने यहाँ एक महत्वपूर्ण विभेद को सामने रखा है। मिल ने स्वयंवद को और परस्पद कार्यों में अंतर बताया है। स्वयंवद वे कार्य हैं जिनका प्रभाव केवल उन कार्यों को करने वाले व्यक्ति पर पड़ता है, जबकि परस्पद वे कार्य हैं जो कर्ता के अलावा सभी लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं। स्वयंवद कार्य और निर्णय के मामले में राज्य या बाहरी सत्ता का कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। आसान शब्दों में हम कह सकते हैं कि स्वयंबद्ध कार्य वे कार्य हैं जिसके बारे में कहा जा सकता है कि ये मेरा काम है, मैं इसे करूँगा, मेरा मन होगा जैसा मैं चाहूँगा। या अगर ये कहें कि इसके आपके ऊपर अक्सर कोई दबाव नहीं डालें, इससे आपको क्या मतलब है। इसके विपरीत ऐसे कार्य में जो दूसरों पर असर डालते हैं या काफ़ी लोगों को प्रभावित करते हैं, जिससे कुछ लोगों को हानि हो सकती है, इस पर भारी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। दूसरे शब्द में परस्पद कार्य वे कार्य हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि तुम्हारी गतिविधियां से मुझे कोई नुकसान हो तो किसी न किसी बाहरी सत्ता को आना चाहिए मुझे नुकसान से बचाने के लिए। स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में राज्य किसी व्यक्ति को ऐसे कार्य करने से रोक सकता है जो दूसरों को हानि पहुंचाता है। चूँकि स्वतंत्रता मानव समाज में केंद्र में है और गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए बेहद महत्वपूर्ण जरूरी है। स्वतंत्रता गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है। बिना स्वतंत्रता के मानव गरिमापूर्ण जीवन नहीं जी सकता। इसलिए इस पे कुछ प्रतिबंध भी आवश्यक है। इसलिए इसके ऊपर प्रतिबंध बहुत ही कुछ खास स्थिति में लगाए जा सकते हैं। प्रतिबंध लगाने के लिए ज़रूरी है कि किसी को होने वाली हानि गंभीर हो। छोटी मोटी हानि के लिए मिल कानून की ताकत की जगह केवल समाज को मान्यता देते हैं। उदाहरण के लिए किसी बहुमंजिला भवन में ऊंची आवाज़ में संगीत बजाने पर इमारतों के अन्य रहवासी है उनके द्वारा समाज के अस्वीकृति को जताना, इसमें पुलिस को शामिल नहीं किया जाना, जो व्यक्ति और औरों को नुकसान पहुंचाने का कार्य करती है। चाहे जो बाकी लोग हैं इसका अभिवादन करें, इसको सुनना पसंद करें। ऊंची आवाज़ में संगीत सुनना लोगों की जो बातचीत है उसको प्रभावित करता है। सोने या अपने काम जो सुनने संगीत है उसको प्रभावित करता है। ये छोटे छोटे नुकसान और इसके लिए
केवल सामाजिक सहमति दर्शाना ही काफ़ी है। ये कानूनी दंड के लिए उपयोगी सही मामला नहीं है। इन्हीं कार्यों को परस्पर कानूनी रूप से कहा जा सकता है। लोगों को विविध जीवन शैलियों, विभिन्न दृष्टिकोणों और अलग अलग हितों में रहन सहन करने के लिए तब तक तैयार रहना चाहिए जब तक वे दूसरों को नुकसान पहुंचाने में लगे हो। लेकिन ऐसी सहिष्णुता का विस्तार उन विचारों या कार्यों तक करने की ज़रूरत है जब तक लोगों को खतरे में डाले या उनके प्रति नफरत या जहर फैलाए। घृणा का प्रचार और गंभीर क्षति पहुंचाने वाले कार्यों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिबंध इतने कड़े न हो कि स्वतंत्रता नष्ट हो जाए। उदाहरण के लिए, जिसने किसी के प्रति नफरत फैलाई है, हमें उसे आजीवन कारावास की मांग नहीं कर सकते। अगर वह राज्य द्वारा मिथ्या प्रचार से दूसरों को चेतावनी देने के बाद भी अगर न माने तो उसकी अवमानना पर उस पर रोक लगाई जा सकती है। कोई भी सभा आयोजित करने के लिए उसके अधिकारों में कटौती की जा सकती है। भारत में संवैधानिक चर्चाओं में ऐसी न्यायोचित सीमाओं के लिए कुछ न्यायोचित पूर्ण प्रतिबंध पद इस्तेमाल किए गए हैं। कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, हालांकि ये समुचित है, इन्हें तर्क की कसौटी पर रखा जा सकता है। तो अगले वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे, आज की वीडियो में आपने ये जाना, आज के लिए इतना ही। अगले वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का सकारात्मक पक्ष और स्वतंत्रता का नकारात्मक पक्ष। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं फिर से नए वाले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। स्वतंत्रता ये लेसन आपने पढ़ा, धन्यवाद।